प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर की, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हासिल करने के उपरांत भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्रस्तुत वीडियो में हम बाबर की सैन्य तैयारियों, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति एवं बाबर द्वारा जो भारत में युद्ध लड़े गए उन पर चर्चा करेंगे। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही फरगना के शासक की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही बाबर को युद्धों में व्यस्त होना पड़ा। कभी आत्मरक्षा के लिए तो कभी राज्य प्राप्ति के लिए उसे तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, ईरानी, अफ़गान शत्रुओं से युद्ध करने पड़े। इनसे युद्ध करते समय बाबर ने अनेक युद्ध कौशल और सैनिक चालें सीख ली थी। उज़्बेकों से बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करना सीखा। मंगोलों और अफ़गानों से उसने सेना को छिपाकर रखने और प्रलोभन द्वारा शत्रु को पूर्व योजना अनुसार सैन्य सामग्री से संपन्न भीषण व्यूह की ओर धकेल कर उस पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण करने की नीतियां भी सीखी। ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग करना सीखा। तुर्कों से उसने गतिशील घुड़सवार सेना का सफल संचालन करना सीखा। इस प्रकार बाबर ने विभिन्न युद्ध कला की प्रणालियों के संबंध में अपनी युद्ध कला को विकसित किया। यह युद्ध प्रणाली नियंत्रित, दक्ष, गतिशील घुड़सवार सेना, तोपों का प्रयोग, तुलगुमों का प्रयोग तथा सेना के अग्रभाग की रक्षा के लिए जंजीर से बंधी हुई गाड़ियों की पंक्तियां शत्रु की शक्तिशाली सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए चमत्कारिक रूप से सफल रही। इस प्रकार बाबर की सैन्य तैयारी रही। तुलगुमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे युद्ध के लिए संबंध रहता था तथा चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से ध्वंसात्मक हमला करता था। इसी मध्य उसे एक तुर्क तोपची उस्ताद अली की सेवाएं भी प्राप्त हुई, जिसने उसे एक शक्तिशाली तोपखाने के निर्माण और बंदूकचियों की सेना खड़ी करने में सहयोग दिया। कुछ समय पश्चात मुस्तफ़ा नामक एक अन्य तुर्क तोपची भी उसकी सेवा में आ गया। इन दोनों तोपचियों की निगरानी में बाबर ने अनेक तोपें डलवाई और बंदूकों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वह एक शक्तिशाली तोपखाने का मालिक बन गया, जो भारत में उसकी सफलता का मुख्य कारक सिद्ध हुआ। उपयुक्त सभी सैन्य तैयारियां बाबर द्वारा की गई थी, जिनका प्रयोग उसने भारत में उसके द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके अंतर्गत किया। बाबर के आक्रमण के समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। दिल्ली और आगरा में इब्राहिम लोदी के अधीन अफगान सत्ता स्थापित थी। इब्राहिम लोदी के अधीन पंजाब से बिहार तक का प्रदेश था, लेकिन उसके अधीनस्थ क्षेत्र में भी उसके विरुद्ध अनेक षड्यंत्रकारी सक्रिय थे। बिहार में दरिया खां लोहानी स्वतंत्र होने के प्रयास में था,
पंजाब में दौलत खां लोधी भी एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां दिल्ली पर अधिकार करने की फिराक में था। गुजरात, बंगाल और मालवा में भी अब कई अफगान शासक थे, परंतु ये सभी पारस्परिक ईर्ष्या और राज्य विस्तार में लगे हुए थे। इस प्रकार उत्तर भारत में अफगान प्रमुख शक्ति होते हुए भी विभाजित और दुर्बल थे। वे संगठित होकर किसी शत्रु का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था। यहाँ के शासक राणा सांगा ने अपनी शक्ति और कूटनीति से राजपूताना के सभी शासकों को अपने साथ में ले रखा था। वह गुजरात व मालवा की मुस्लिम सत्ता के साथ ही इब्राहिम लोदी की सेना को भी 2 बार पराजित कर चुके थे। वह स्वयं दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने का मंसूबा पाले हुए थे। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था, जिसे बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली काफिर शासक बताया है। बहमनी राज्य 5 छोटे छोटे राज्यों बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा में बढ़ चुका था, जो परस्पर लड़ते रहते थे। विजयनगर के साथ भी इनका संघर्ष चलता रहता था। इस प्रकार दक्षिण के राज्य अपनी ही आंतरिक समस्याओं में उलझे हुए थे। उत्तर भारत की राजनीति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बंगाल में नुसरत शाह, कश्मीर में मोहम्मद शाह तृतीय, मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय, उड़ीसा में प्रताप रुद्रदेव गजपति शासक थे, मगर कोई भी इतना दूरदर्शी नहीं था कि भारत पर आने वाले संकट को भांप सके और उसके मुकाबले के लिए अन्य राज्यों को अपने साथ में लेकर उनके विरुद्ध संगठन बना सके। ऐसी स्थितियां भारत में राज्य स्थापित करने के लिए बाबर के अनुकूल थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर थे। इस प्रकार उत्तर एवं दक्षिण भारत की स्थिति बाबर के आक्रमण के लिए अनुकूल थी। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ की राजनीतिक कमी ने बाबर के साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। बाबर के भारत पर आक्रमण। बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किए उनका विवरण निम्नानुसार है। प्रथम आक्रमण। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर पर हुआ। बाजोर पर अधिकार करने में उसके तोपखाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके पश्चात वह झेलम नदी के तटवर्ती बेरा नामक स्थान की ओर बढ़ा और उस पर अधिकार कर लिया। यहीं से उसने मुल्ला मुर्शिद को इस संदेश के साथ इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजा कि जो प्रदेश पूर्व में तुर्कों द्वारा अधिकृत थे, वे अब उसे सौंप दिए जाएंगे। किंतु दौलत खां लोदी ने उसके दूत को लाहौर में ही रोक लिया, अतः उसे
अपने संदेश का प्रत्युत्तर नहीं मिला। कुछ समय बाद भेरा को हिंदू बेग के अधिकार में छोड़कर वह काबुल लौट गया। उसका यह अभियान स्थायी महत्व का सिद्ध नहीं हो सका। उसके वापस लौटते ही भेरा के निवासियों ने हिंदू बेग को वहां से भगा दिया। भेरा के युद्ध में भारत में पहली बार तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 में रहा, लेकिन इस अभियान का कोई महत्व सिद्ध नहीं हो पाया। बाबर का भारत पर दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में बाबर पुनः भारत की ओर बढ़ा। इस बार उसके आक्रमण का उद्देश्य यूसुफ जइयों को अपने अधीन करके पेशावर को सैन्य दृष्टि से अपने अभियानों का केंद्र बनाने के लिए उसकी किलेबंदी करना था। लेकिन जैसे ही वह खैबर के दर्रे से आगे बढ़ा, उसे बदख्शां में उपद्रवों की सूचना मिली, अतः वह पुनः काबुल लौट गया। बाबर का भारत पर तीसरा आक्रमण बाबर का भारत पर तीसरा सैन्य अभियान 1520 ईस्वी में हुआ। उसने बाजोर और भेरा पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद वह सियालकोट की ओर बढ़ा। बिना किसी प्रतिरोध के उसने नगर पर अधिकार कर लिया, लेकिन सैयदपुर की जनता ने बाबर का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन उनके प्रतिरोध को कुचल दिया गया। इसी मध्य शाह बेग अरगों के उपद्रव के कारण उसे कंधार जाना पड़ा। अगले 2 वर्षों तक वह अरगों के उपद्रव को दबाने में व्यस्त रहा। अंत में 1522 ईस्वी में कंधार के गवर्नर मौलाना अब्दुल बकी के छलपूर्ण सहयोग से उसने कंधार दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाबर का चौथा सैन्य अभियान बाबर ने काबुल और कंधार में व्यवस्था स्थापित करने के बाद पुनः भारत की ओर रुख किया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खान द्वारा बाबर को यह संदेश भिजवाया कि सुल्तान इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाकर उसके चाचा आलम खां लोधी को दिल्ली का सुल्तान बनाने में सहायता करे। 1524 ईस्वी में बाबर ने दौलत खां लोधी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और एक शक्तिशाली सेना के साथ लाहौर की ओर बढ़ा। लगभग इसी समय सुल्तान इब्राहिम लोधी ने दौलत खां लोधी के विरुद्ध एक सेना भेजी, जिसमें दौलत खां को पंजाब से निर्वासित कर दिया गया। दिल्ली की सेना ने बाबर का मार्ग भी अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया, मगर बाबर से वह पराजित हुई। सुल्तान इब्राहिम लोधी की सेना और बाबर के मध्य पहली लड़ाई 1524 ईस्वी में लाहौर के निकट हुई, जिसमें दिल्ली की लोधी सेना की हार हुई। इसके बाद बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। दीपालपुर में दौलत खां ने बाबर से इस आशय के साथ भेंट की कि संपूर्ण पंजाब प्रांत उसे पुनः प्राप्त हो जाएगा, मगर बाबर ने पंजाब पर अपना ही अधिकार रखा तथा सुल्तानपुर व जालंधर 2 जिले दौलत खां को सौंप दिए। इससे दौलत खां काफ़ी निराश हुआ और उसने बाबर को सैन्य विभाजन की छलपूर्ण सलाह दी, मगर दौलत खां के पुत्र दिलावर खां ने बाबर के समक्ष अपने पिता की स्वार्थपूर्ण विद्रोहात्मक योजना उद्घाटित कर दी। फलतः बाबर ने सुल्तानपुर
दिलावर खां को सौंप दिया और दीपालपुर आलम खां को सौंपकर पुनः काबुल लौट गया। उसने महसूस किया कि भारत को जीतने के लिए और अधिक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। बाबर के वापस लौटते ही दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां पर आक्रमण करके सुल्तानपुर पर अधिकार कर लिया। उसने दीपालपुर पर आक्रमण करके आलम खां को भी दीपालपुर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद उसने पूरे पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया, मगर सियालकोट में बाबर के सैनिकों से वह परास्त हो गया। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को नियंत्रित करने के लिए एक सेना भेजी, मगर दौलत खां ने उसे परास्त कर दिया। इधर आलम खां दीपालपुर से भागकर काबुल जा पहुंचा। बाबर ने उसे दिल्ली पर अधिकार करने के लिए सहायता का आश्वासन दिया और आलम खां ने पंजाब बाबर को सौंपना स्वीकार कर लिया। इसके बाद बाबर ने आलम खां को लाहौर भेजकर अपने दुर्ग रक्षकों को उसकी सहायता करने का आदेश दिया। वह स्वयं बल्ख में उज़्बेक विद्रोह को दबाने में व्यस्त हो गया। आलम खां के लाहौर पहुंचने पर दौलत खां लोदी ने चालाकी से उसे अपनी ओर मिला लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया, मगर इब्राहिम लोदी से वे हार गए। इन घटनाओं के बाद बाबर ने भारत पर अंतिम रूप से आक्रमण करने का निश्चय किया। यह बाबर का चौथा भारत पर सैन्य आक्रमण था। बाबर का पांचवा भारत पर आक्रमण नवंबर 1525 ईस्वी में बाबर ने पांचवी एवं अंतिम बार भारत की ओर प्रस्थान किया। हुमायूं बदख्शां से अपनी सेना लेकर बाबर से आ मिला। पेशावर, सियालकोट और लाहौर की सैन्य टुकड़ियां भी बाबर की सेना में मिल गई। इस विशाल सेना के साथ बाबर दौलत खां लोदी से युद्ध करने बढ़ा। दौलत खां ने भयभीत होकर होशियारपुर जिले के मिलवात दुर्ग में शरण ली। बाबर ने इस दुर्ग का घेरा डाल दिया, फलत दौलत खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बाबर ने उसे एक बंदी के रूप में बेरा भेजने का आदेश दे दिया, मगर रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। आलम खां बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध तक वह उसके साथ रहा। बाबर ने लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार करके दिल्ली की ओर कूच किया। मार्ग में उसे लोधी दरबार के अनेक अमीरों की ओर से सैनिक सहायता के आश्वासन भी मिले। संभवतः इसी समय चित्तौड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पर सम्मिलित आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा। बाबर के दिल्ली की ओर बढ़ने का समाचार पाकर इब्राहिम लोदी ने भी एक विशाल सेना के साथ उसके विरुद्ध प्रयाण किया। उसने बाबर का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए 2 सैन्य टुकड़ियां भी उसके विरुद्ध भेजी। इनमें से एक दस्ते को हिसार फिरोजा के निकट हुमायूं ने परास्त किया। बाबर ने प्रसन्न होकर हिसार फिरोजा हुमायूं को भेंट कर दिया और 12 अप्रैल 1526 को पानीपत में पहुंचकर अपना शिविर डाल दिया और कालांतर में
बाबर के द्वारा लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हो जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना भी होती है और यहीं से मुगल वंश का प्रारंभ होता है। आज के इस वीडियो में हमने बाबर के भारत पर सैन्य अभियानों के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।